हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पापा मैथ्स वाला। और आज हम लेकर लाए हैं आपके लिए सर्कल चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। और इस पार्ट में हमने सर्कल पूरी तरह से कंप्लीट करना है। हमें सर्कल पूरी तरह से कंप्लीट करना है और वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो कि आपके सर्कल के क्वेश्चंस को बनाएंगे आसान। तो इस पार्ट को तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्कल बिकॉज ऑफ ऑल द थ्योरी एंड ऑल द कॉन्सेप्ट आर यूज्ड इन दिस पार्टिकुलर ऑफ वीडियोस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, क्योंकि इसमें भरपूर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 देखें, क्योंकि 4 तक हमने पहले भी बता रखा है, आई बटन में उसका लिंक दे रहे हैं सर्कल के प्रीवियस पार्ट का, वो आप जाके देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहता है। हर एक पार्ट का प्लेलिस्ट रहता है जो टर्म 2 के लिए, ध्यान से सुनिएगा, टर्म 2 का प्लेलिस्ट है। इसका मतलब टर्म 2 में जो भी सिलेबस है वो, उसके बाद प्रत्येक वीडियोस न ज़्यादा न कम, उतना ही कॉन्सेप्ट बताया गया है जो टर्म 2 के लिए ही आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी कि एक आपके पास सर्कल है और सर्कल पे कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बोल रहा है कि वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगा, ये बात प्रूफ कर दो। वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगा, ये बात प्रूफ कर दो। कैसे प्रूफ करोगे, सोच के देखो। इसको प्रूफ करने का क्या तरीका है, हम ये जानते हैं कि सर्कल के अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, मतलब एक टेंजेंट हो और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, तो उसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, यानी कि रेडियस उस पर जब खींचते हैं तो रेडियस परपेंडिकुलर होता है, ये जानते हैं। और ये बात हमको अच्छी तरह से पता है कि रेडियस जो होती है हमारी वो तो सेंटर से पास करता ही है ना, क्योंकि सेंटर से सर्कल के सरकमफरेंस तक जाने वाले लाइन को ही तो रेडियस कहते हैं। सेंटर से सरकमफरेंस तक जाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसी को तो ही रेडियस कहते हैं। तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से पास करेगा। तो बस इसमें एक कहानी लिखनी है कि वी नो दैट कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इट इज गिवन दैट टू मी, यह मुझे दिया गया है ना, इट इज गिवन दैट टू मी, क्या दिया है भाई, कि परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, हेंस इट इज या इन दिस पार्ट रेडियस इज इन्वॉल्व एंड रेडियस इज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट। यानी हमने क्या बोला, हमने बोला कि भैया जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वो रेडियस उसमें इन्वॉल्व होगा। और हम जानते हैं कि रेडियस का डेफिनेशन ही होता है कि सेंटर से पास करने वाला और सर्कल के सरकमफरेंस तक जाने वाला लाइन सेगमेंट होता है। तो हो गया प्रूफ। तो यही कहानी को बस आपको लिख देनी थी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट छुपा है, वर्ड्स में इतना घिचमिच है कि आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअली दिया क्या है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक ऐसा पॉइंट जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एक सर्कल है हमारे पास, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट ए है, उससे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो दिया है 4 सेंटीमीटर। पढ़ के देखिएगा क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ए जो पॉइंट था वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे था, ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो 4 सेंटीमीटर है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब जरा बताओ, इसमें 90 डिग्री बनेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, क्योंकि वही रेडियस पे पॉइंट ऑफ जो टेंजेंट होती है वो 90 डिग्री होती है। तो इसका मतलब 90 डिग्री के जो सामने है वो हमारा हाइपोटेनस है। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो तुम्हारा कितना दिया है, 5, तो ये 5 स्क्वायर। परपेंडिकुलर मान लो कि रेडियस है तुम्हारा, तो रेडियस का स्क्वायर, और बी स्क्वायर तुम्हारा 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि 5 स्क्वायर का मतलब 25, और यहाँ से जो चौचो के 16 आएगा उसको इधर भेज लो, बराबर आर स्क्वायर।
इसका मतलब आर का स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 25 में से 16 गया 9, तो आर बराबर आपका √9 आ गया, यानी कि 3। यानी कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन की कहानी क्या है। कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई, रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो रेडियाई होता है, ध्यान रखिएगा। प्लूरल मतलब 2 रेडियस दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि सेंटर एक और रेडियस अलग अलग। तो इसमें कहानी क्या है कि बड़े वाला जो हमारा सर्कल है सेंटर से उसकी दूरी रेडियस की 5 सेंटीमीटर है और छोटा वाला का 3 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का कॉर्ड का लेंथ बताइए। और आगे दिया है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, तो स्मॉलर सर्कल पे उसको टच करना है, उसको स्मॉलर सर्कल को क्या करना है, उसे टच करना है। और बाहर वाले सर्कल का क्या हो गया, वो कॉर्ड हो गया, क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है वही हमारा कॉर्ड होता है। तो वो कॉर्ड छोटे वाले सर्कल को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। तो बताओ कि उस कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, इस वाले कॉर्ड का लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहली बात बताओ कि यहां से अगर हम सेंटर को ज्वाइन कर दे तो ये 90 डिग्री होगा, ये तो कंफर्म है। और ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस भी है, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस छोटे वाला का 3 दिया है। और अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, वो हमारा कितना होगा, तो वो 5 होगा। तो अब ये वाला लेंथ तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल ही सकते हैं। और हम टोटल लेंथ मान लेते हैं कॉर्ड का AB और इसको P मान लेते हैं, तो हम AP का डिस्टेंस निकाल सकते हैं जी, क्योंकि AP का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। ये 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। ठीक है जी। तो AP का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 और माइनस 3 3 9 जो है उधर चला जाएगा, यानी कि 16। यानी कि AP का स्क्वायर का वैल्यू है ये, तो AP का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा √16 यानी कि 4। अब AP का लेंथ उन्होंने नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा था कि स्क्वाड का लेंथ बताइए AB का। तो AB का लेंथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AP, यानी कि 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। हो गया आसान क्वेश्चन। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक नया कॉन्सेप्ट के साथ ये भी क्वेश्चन जनरेट होगा। और देखना हर कॉन्सेप्ट आप अगर सर्कल चैप्टर को कंप्लीट बढ़िया से करना है, 40 में 40 लाना है, तो समझ लो कि इस चैप्टर के इस क्वेश्चन को बिल्कुल करके जाना। इसी क्वेश्चन को नहीं बल्कि 10.2 के प्रत्येक क्वेश्चन को आप बना के ही जाना, क्योंकि हिला डालेगा। देखिएगा इसमें कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो आप देख रहे हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है इस क्वाड्रिलेटरल में। इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि बाहर से टच कर रहा है। सर्कमस्क्राइब कौन कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल। किसको, तो सर्कल को। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल हो जाएगा, क्योंकि सर्कल जो है वो इंस्क्राइब हुआ है और क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब हुआ है किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। प्रूव दैट AB + CD इज इक्वल टू AB + CD इज इक्वल टू AD + BC, AD + BC। अब बच्चों ये एकदम ध्यान रखना कि आप इसमें ना रट लेना। क्या रट लेना, वैसे हम प्रूफ भी करा रहे हैं, ये अगले क्वेश्चंस में यूज भी होगा ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बाहर से एक सर्कल को टच करता है तो आमने सामने का जो साइड लेंथ होता है उसका एडिशन, जैसे इसका इसके साथ एडिशन और इस साइड का उसके साथ एडिशन का जोड़ बराबर होगा। एडिशन माने बराबर होगा। यानी कि देखो AB है और CD है, तो ये AB था और इसके सामने CD था, इसको जोड़ा गया है ना। फिर AD था इधर वाला और BC था उधर वाला, उसको जोड़ा गया, वो बराबर था। एडिशन बराबर होगा दोनों का। एक लाइन में इसका प्रूफ है, बहुत ही आसान। देखो कैसे। सबसे पहले ये सोचो कि ये मेरा एक एक्सटर्नल पॉइंट A है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट खींचे जाते हैं उसकी लेंथ तो बराबर होती है, पहले भी पढ़े हुए हो। 10.2 जो थ्योरम था उसमें यही तो था कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो AP का लेंथ निकला, अगर उसको x मानते हो तो यहां से A से S तक का जो लेंथ होगा वो भी आपको x ही मानना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि ये नहीं मान सकते हो कि AP का लेंथ PB के बराबर होगा, ये कतई नहीं हो सकता है। यहां भी देख सकते हो कि ये लेंथ x है और ये लेंथ कितनी बड़ी है, लेकिन ये लेंथ देखने में भी इक्वल लग रहा है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है यहां दी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, वो बराबर होती है। फिर अगर B को एक्सटर्नल पॉइंट मानते हो तो B से P तक का लेंथ और B से Q का लेंथ बराबर होगा। तो अगर इसको Y मानते हो तो इसको भी Y मानो। फिर अगर C एक्सटर्नल पॉइंट मानते हो तो C से Q का लेंथ और C से R का लेंथ बराबर होना चाहिए। तो अगर इसको Z बोलते हो तो इसको भी Z बोलो।
फिर उसी तरह से डी अगर एक्सटर्नल पॉइंट मानते हो तो डी से आर का लेंथ, डी से एस का लेंथ बराबर होगा। तो अगर इसको डब्ल्यू मानते हो तो इसको भी डब्ल्यू मानो। अब लिख देंगे कि सी फिगर वी नो दैट, ये थ्योरम लिख दोगे, वी नो दैट, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट are equal. We know that the length of tangent drawn from an external points are equal. Hence, या इस therefore लिख लो, अच्छा रहेगा। therefore AP is equal to AS is equal to X, और क्या लिख लो, BP is equal to BQ is equal to Y लिख लो, और क्या लिख लो आप, CQ is equal to CR is equal to Z लिख लो, और क्या लिख लो, DR इज इक्वल टू DS इज इक्वल टू W लिख लो। लिख लिए। अब प्रूफ, अब जो हमको प्रूफ करना था उसका LHS लेके हम आगे बढ़ते हैं। LHS क्या था हमारा, AB और प्लस CD। तो AB और CD का लेंथ देखते हैं कितना आ रहा है। तो अगर A से B तक अगर जाना होगा तो हमको X और Y जोड़ना होगा, तो AB होगा पूरा, तो X प्लस Y हो गया। CD का लेंथ लेना होगा तो C से D तक ये है, इसका मतलब हमको W प्लस Z लेना होगा। ठीक है, ले लिए। तो ये हो गया X प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड LHS का वैल्यू। अब RHS पे आते हैं। तो RHS हमारा क्या है, AD और प्लस BC। इसको देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो A से D तक पहुंचना है, यानी कि A कहाँ है, ये है, और D। तो A से D का मतलब हुआ कि X प्लस W, फिर B से C पहुंचना है, मतलब Y प्लस Z। तो अब ध्यान से देखो कि पहले इसमें भी X है फिर Y भी है, तो पहले इसको ही लिख लेते हैं, फिर W को लिख लेते हैं और फिर Z को लिख लेते हैं। तो इसका तो मतलब यही ना हुआ कि LHS की वैल्यू जो आई हमारी, वही RHS की वैल्यू आ गई। इसलिए LHS जो होगा वो RHS के बराबर होगा, क्योंकि तभी तो दोनों बराबर आ रहे हैं। हो गया प्रूफ। तो ये थ्योरम को आप याद भी रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होंगे। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर बाहर से किसी सर्कल को टच कर रहा है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब है, तो उस क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का साइड का लेंथ जो जोड़ेंगे, अगर आमने सामने के साइड का लेंथ को जोड़ेंगे तो दोनों बराबर होंगे। इधर इधर का जोड़ बराबर होगा, किसके जोड़ के, तो इधर और इधर के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, और ये है 9 नंबर। कह रहा है कि इन फिगर XY एंड X' आर पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O। तो यानी कि XY और X' सबसे पहले तो पैरेलल टेंजेंट्स है, आपस में दोनों पैरेलल है, और सर्कल कौन सा है, जिसका सेंटर O है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है उसका। अनदर टेंजेंट AB विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X', Y' एट B। कह रहा है कि एक दूसरा हमारा टेंजेंट है जो AB है, यानी कि यहाँ A है और यहाँ भी है, AB टेंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C पे टच कर रहा है और XY को A पे इंटरसेक्ट कर रहा है और X', Y' को B पर इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट कि AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये बात हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी, बहुत आराम से हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे। सबसे पहली बात कि अगर हम इस O को अगर C से ज्वाइन कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा, इस एक्सटर्नल पॉइंट से AP की डिस्टेंस और AC की डिस्टेंस बराबर होती है। और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, और ये 90 डिग्री भी होता है, ये भी आपको मालूम है, और ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी मालूम है। और आपस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है, ये भी आपको मालूम है। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि इसको आप एंगल 1 मान लो, तो ये भी एंगल 1 ही होगा। कैसे, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि रेडियस के बराबर होता है, बाहर का टेंजेंट का लेंथ बाहर का टेंजेंट के बराबर होता है, और ये इसके कॉमन है। तो ये एंगल 1 हुआ तो ये भी एंगल 1 ही होगा। दूसरी चीज, नीचे से भी देखो, तो अगर हम बोलें कि ये हमारा ये वाला लेंथ बराबर होगा, ये तो दोनों में कॉमन ही है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब ये अगर एंगल 2 होगा तो ये भी एंगल 2 होगा, कह सकते हैं हम लोग। और PQ तो एक डायमीटर होगा, PQ इज डायमीटर। कैसे, PQ इज डायमीटर, बोलो PQ इज डायमीटर कैसे, सिंस XY एंड X' Y' आर पैरेलल टेंजेंट, आर
पैरेलल टेंजेंट, है ना। तो अगर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट है, हेंस पी क्यू इज डायमीटर, इसलिए पी क्यू क्या होगा, डायमीटर होगा। नाउ अब क्या लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, क्योंकि पी क्यू डायमीटर था, उसीलिए तो हम लिखे हैं। पी क्यू डायमीटर था तो इसके पूरा जो एंगल कवर होगा ये वाला, वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एक लाइन पे टोटल एंगल 180 बनता है। तो 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 ऑफ एंगल 1, फिर 2 2 को जोड़ेंगे तो 2 ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब अगर 2 कॉमन ले लें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से 2 को अगर उधर भेज दें तो डिवाइड में जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 आप देख लो फिगर में क्या है, जो आपको प्रूफ करना था, AOB, तो AOB जो है वो 90 डिग्री प्रूफ हो गया, प्रूफ लिख देंगे। हाँ, ये जो एंगल 1 और एंगल 1 को हम बराबर लिखे हैं, इसको भी अगर आपको रीजन देना चाहते हो तो आप लिख दोगे कि ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO, इसलिए 1 1 के बराबर हुआ। उसी तरह से आप दूसरे में अगर इस 2 2 को बराबर कहना चाहते हो कि कैसे हुआ, तो आप कह दोगे कि BCO ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू BQO। और कॉन्ग्रुएंट कोई भी थ्योरम से कर सकते हो, साइड से भी कर सकते हो, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ बराबर होते हैं, ये कॉमन ही है, और ये दोनों रेडियस ही है एक सर्कल का, तो तीनों साइड के बराबर भी हो गया। तो ये बात प्रूफ हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है क्या कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड by the line segment joining the points of contact at the center, क्या है मतलब इसका, ध्यान से पढ़िएगा और फिगर को आप बगल में देखते रहिएगा ध्यान से कि हमने क्या बोला, तभी आप समझ पाइएगा। इन्होंने बोला कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो तो वहां एक एंगल बनता है। ये एंगल जो होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, किसका, तो आगे पढ़िए और समझिएगा। टू द एंगल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, यानी कि जो आप बाहर से जो टेंजेंट ड्रॉ किए तो वहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना था 2, एक ऊपर और एक नीचे। अब यहां से अगर आप सेंटर को ज्वाइन कर दो तो सेंटर पे एक एंगल बनेगा, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इसका सप्लीमेंट्री होगा। वो आराम से प्रूफ हो गया। कैसे, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 2 एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो एक को दूसरे का सप्लीमेंट कहा जाता है। यही थ्योरी है ना। अगर 30 डिग्री हो तो दूसरा सप्लीमेंट एंगल उसका 150 डिग्री होगा, और अगर 150 डिग्री एंगल होगा तो दूसरा सप्लीमेंट उसका 30 डिग्री होगा। यानी कि अगर हम 50 डिग्री का सप्लीमेंट पूछें तो क्या होगा, 130 डिग्री, और 160 डिग्री का सप्लीमेंट पूछे तो 20 डिग्री। यानी कि 2 एंगल का सम 180 होता है तो एक को दूसरे का सप्लीमेंट कहा दिया जाता है। तो अब बताओ कि यहाँ पे जो एंगल है रेडियस का और ये टेंजेंट का वो तो 90 डिग्री है। नीचे भी देखो आप, रेडियस का और टेंजेंट का 90 डिग्री है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनते हुए दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। तो ये 90 90 तो ऊपर नीचे वाले कवर कर लिए, तो 180 तो इधर ही छूट गया। अब तो 360 पुरने के लिए और कितना का नीड है, 180 का। तो इसका मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो कैसे प्रूफ करें, तो उसके लिए आप कह दो कि ये मान लो P है, ये A है, ये आपका C है और ये आपका D है। मान सकते हो, जो भी हो, PA PB, B ही मान लो इसको, PA PB और O है। तो आप लिख दो कि एंगल P प्लस A प्लस O प्लस B इक्वल टू 360 डिग्री। अगले में लिख दो कि A एंगल B एंगल 90 90 है, वो लिख दो। कारण लिख दो कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसलिए P प्लस O बराबर 180 डिग्री, क्योंकि उधर भेज दोगे। समझ गए ना कहानी। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। सुनना ध्यान से, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कौन कर रहा है, पैरेललोग्राम। कौन कर रहा है, पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम हुआ तो वो रोम्बस होगा। आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम जो होता है वो रोम्बस हो सकता है, लेकिन रोम्बस भी पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम, हर पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होता है। लेकिन इस केस में क्या है
कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाला पैरेललोग्राम अगर हुआ तो उसे रोम्बस होना पड़ेगा। इसको हम बहुत आसान से प्रूफ कर सकते हैं। जस्ट अभी हमने बोला था ना कि एक क्वेश्चन में वो यूज होता है कि अगर एक सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो आमने सामने का साइड का लेंथ का जोड़ बराबर होता है आमने सामने का। तो आप ऊपर वाले को मान लो ए बी सी डी ऐसे मान लो, तो आप कह सकते हो कि ए बी और प्लस सामने कौन है सी डी इज इक्वल टू ए डी और प्लस बी सी। और पैरेललोग्राम में क्या खूबी होती है, आमने सामने का साइड बराबर होता है, यही ना पैरेललोग्राम में खूबी होती है। तो हमें तो दिया है कि पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइब करने वाला, तो अगर पैरेललोग्राम है तो आमने सामने का साइड बराबर होगा, तो ए बी सी डी के बराबर होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस ए बी, सी डी को भी हम ए बी लिख सकते हैं, और इधर ए डी जो होगा वो हमारा मतलब इसको भी ए डी लिख सकते हैं। तो यानी कि 2ab बराबर हो गया 2ad के, तो 2 कट गया, तो ab का लेंथ ad के बराबर, यानी कि अगल बगल का लेंथ बराबर। तो अगल बगल का लेंथ बराबर हो गया तो आमने सामने का तो बराबर होता ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि ab बराबर ad, और ad पहले से बराबर किसके था, ad किसके बराबर था bc के, तो bc के भी बराबर हो गया। और ab किसके बराबर था cd के, तो ये प्रूफ्ड हो गया। हेंस या इसलिए ABCD इज रोम्बस। ठीक है जी। तो ये थ्योरी हम लोगों ने यूज कर लिया कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को तो आमने सामने के साइड का लेंथ का जोड़ बराबर होता है। और इससे हम एक और भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखे कि अगर कोई सर्कल को पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो पैरेललोग्राम नहीं होगा, बल्कि वो पैरेललोग्राम को होना पड़ेगा रोम्बस। एक्चुअली पैरेललोग्राम तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेललोग्राम है लेकिन उस पैरेललोग्राम को रोम्बस होना पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखिए ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों से मतलब शुरू में जब बनाते हैं बच्चे तो नहीं बन पाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा। पहले बोला क्या, इसको समझिए। कह रहा है कि अ ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि ट्रायंगल जो है वो क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, यानी कि ट्रायंगल बाहर होगा सर्कल अंदर होगा। ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी हमको दे दिया है इस सर्कल का 4 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है कि सच दैट सेगमेंट BD एंड DC, तो BD और BD देखो ये BD है और ये CD है, ठीक है ना। BD एंड CD इन टू विच BC इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D, तो ये जो BC है वो BD और DC में डिवाइड हो गया जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमें D दिया हुआ है। आर लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो BD का लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया है और CD का लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि फाइंड द साइड्स AB एंड AC, तो कह रहा है कि आप AB का लेंथ और AC का लेंथ बताइए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमसे AB का लेंथ और AC का लेंथ हमसे पूछा है। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो अगर इस यहाँ के पॉइंट को कुछ मान लिया जाए, जैसे हम मान लेते हैं P और इसके पॉइंट को मान लेते हैं Q, तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि B पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट है तो B से P की लेंथ और B से D की लेंथ बराबर होगी। तो इस क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो लेंथ बराबर होते हैं। तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, यहीं तक, केवल यहीं से यहीं तक। फिर अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अब इसको 6 मत लिख देना, ये लेंथ इस लेंथ की थोड़ी बराबर दिया होता है। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर x मानते हो तो यहाँ से यहाँ तक भी x ही होगा, क्योंकि फिर एक एक्सटर्नल पॉइंट A हो गया और A से हमको 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं एक सर्कल पे। तो एक सर्कल पे बाहर के पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ बराबर होती है, तो x होगा तो x होगा। बहुत बढ़िया। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो AB का लेंथ निकालने के लिए x तो निकालना पड़ेगा ना। तो वो कैसे निकाले, उसमें दिमाग लगेगा आपका, है ना। उसमें क्या लगेगा आपका, दिमाग लगेगा। तो सबसे पहले क्या करो कि आप इस रेडियस से इसको मिलाओ, तो ये भी 4 होगा। इसको यहाँ से मिला दो, ये हो गया तुम्हारा। फिर यहाँ से यहाँ भी रेडियस होगा तुम्हारा, ये भी 4 होगा। तो अगर ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज होता है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। ये 90 डिग्री भी होगा, ये 90 डिग्री भी होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। अब इसको फिर यहाँ से ज्वाइन कर दो, इसको फिर यहाँ से ज्वाइन कर दो, ये O मान लो। अब देखो यहाँ का जो कॉन्सेप्ट लगता है वो एरिया का कॉन्सेप्ट। पूरे जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो हम लोग हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये साइड दिया है, ये साइड दिया और ये साइड दिया है। तो एक हीरोन्स फार्मूला से हम लोग एरियाज लिखेंगे और एक एरिया हम छोटे छोटे एरियाज को जोड़ के निकालेंगे। कैसे,
तो हम कहेंगे कि हमारा ओ ए बी का एरिया प्लस ओ ए सी का एरिया प्लस ओ सी बी का एरिया, तीनों के एरिया को जोड़ दे तो पूरा कंप्लीट ए बी सी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हीरोन्स फार्मूला से इस एरिया को निकालेंगे और फिर छोटे छोटे एरियाज को जोड़ के निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा और उस इक्वेशन की मदद से हो सकता है कि हम एक्स के वैल्यूज को निकाल लें। तो आप क्या लिखेंगे, हीरोन्स फार्मूला कैसे यूज होता है, सबसे पहले तो एस निकाला जाता है और एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे ए हमारा क्या होगा, एक्स प्लस 6 मान लो, बी क्या होगा उधर वाला मान लो एक्स प्लस 8 मान लो, फिर प्लस इधर वाला क्या होगा तो 8 प्लस 6 होगा, यानी कि हमारा हो गया टोटल 2x प्लस 8 8 16 है ना, या फिर 8 6 14 8 6 14 14 14 28, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारा, सॉरी ये बाई भी 2 करना होता है ना, तो बाई भी 2 करेंगे तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं और ये ऊपर से कट भी जाएगा, तो ये x प्लस 14 होगा और ये 2 से कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा s का वैल्यू आ चुका है कितना, तो x प्लस 14। फिर हमको हीरोन्स फार्मूला जब हम एरियाज लिखते हैं तो वो होता है s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सॉरी s इंटू एस माइनस ए भी होता है ना इसमें, तो s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी होता है। तो यहाँ से हम लोग s माइनस ए निकालते हैं, तो s हमारा क्या है, s हमारा है ये x प्लस 14, x प्लस 14, तो s हो गया x प्लस 14 और माइनस आपको a घटाना है, तो a माने थे x प्लस 6 को, तो x को भी घटाना पड़ेगा, 6 को भी घटाना पड़ेगा, तो x से x कट गया और 14 में से 6 गया तो बच गया 8। फिर s माइनस बी निकालते हैं, तो b आप माने थे x प्लस 8 को उधर वाले को, तो s में से ना घटाना है, तो s हमारा पहले से x प्लस 14 है और माइनस x माइनस 8 होगा, तो अब ये x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 14 में से 8 गया 6। फिर आप निकालोगे s माइनस सी, तो s माइनस सी निकाल लो, s क्या है x प्लस 14 माइनस c क्या है, तो ये 6 प्लस 8 यानी कि 8 से 14 घटाओगे तो ये पूरे कट गया, तो x आ गया। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं सबसे पहले तो कि दोनों तरफ से एरिया हमारा बराबर होगा, दोनों तरफ से एरिया बराबर होगा, तो हीरोन मतलब ऐसे लिखो, पहले तो ये लिखो मत, पहले एस वाला फार्मूला आप ऐसे लिखो, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी। हो गया। अब इसका फॉर्मूला हम लोग एस वाला से लिखेंगे, अंडर रूट करके, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, और इसका एरिया हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। कैसे, तो अगर हम ओ ए बी का एरिया देखें तो ओ यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, तो हाफ इंटू बेस के जगह पे हम लिख देंगे एक्स प्लस 8 और हाइट हो जाएगी हमारी रेडियस, क्यों, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर ही है। फिर प्लस फिर ओ ए सी का एरिया, तो ओ ए सी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है ना बेस परपेंडिकुलर पे, तो यानी कि हाफ इंटू बेस की जगह पे हम लिख लेंगे एक्स प्लस 8 और रेडियस हो जाएगी हमारा 4। फिर प्लस ओ सी बी का एरिया, ओ सी बी का एरिया क्या लिखोगे, हाफ बेस हो जाएगा हमारा 6 प्लस 8 और इंटू रेडियस ये 4। अब आपको वैल्यूज को प्लग इन करने होंगे, तो एस का वैल्यू तुम्हारा निकला हुआ है एक्स प्लस 14, तो ये हो गया एक्स प्लस 14 गुना एस माइनस ए का वैल्यू निकला हुआ है आपका एस माइनस ए का 8, फिर एस माइनस बी का वैल्यू आया है 6, फिर एस माइनस सी का वैल्यू आया हुआ है एक्स, और ये बराबर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो हाफ कॉमन ही ले लो सब में से, तो क्या बचेगा इसमें, और 4 भी कॉमन ले सकते हो, हाफ इंटू 4 भी कॉमन ले सकते हो, तो यानी कि 4/2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 8 प्लस इसमें भी एक्स प्लस 8 ही बचेगा। क्या 2 को बेस कैसे हो सकता है एक्स प्लस 8, अगर हम इसका देखें तो एक्स प्लस 6 ही है ना, सॉरी ये एक्स प्लस 6 ही है, तो इसका मतलब इसमें बचेगा एक्स प्लस 6, फिर इसमें एक्स प्लस 8 और फिर इसमें 8 और 6 14, ये हो गया तुम्हारा। तो ये तो आप काट सकते हो 2 बार में, तो इसका मतलब 2 के साथ इंटू होगा, तो एक्स एक्स जोड़े तो 2x, फिर प्लस में ये 8 6 14 14 28, ये हो गया। ठीक है जी, तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा हमें जगह चाहिए। यहाँ तक कैलकुलेशन हो गई थी, इसके बाद देखिए सबसे पहले तो इस 8 को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए,
8 को आप लिख सकते हैं जैसे x प्लस 14 को रहने दें और 8 को लिख दें आप 2 इंटू 2 इंटू 2 और इस 6 को लिख दें आप 2 इंटू 3, 2 3 6 हो गया, ये 2 दूना 4 दूना 8 हो गया और ये x को रहने दें। और इधर देखें कि आप 2 था पहले से और इसमें से हम 2 कॉमन बाहर खींच सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इंटू में 2 और ये हो जाएगा x प्लस 14। तो यानी कि अगर ध्यान से देखें तो अंडर रूट से बाहर क्या निकलता है, ये और ये बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आएगा इसमें से और एक जोड़ा इसका भी बनेगा, इसका भी, 3 का जोड़ा नहीं बन पाएगा, पेयर नहीं बन पाएगा, तो वो अंदर ही रह जाएगा। तो इसका मतलब 3 और x और साथ में x प्लस 14 ये अंदर ही रह जाएंगे और ये 2 इंटू 2 और इंटू x प्लस 14 है। अब ध्यान से देखिए, ये 2 दूना के 4, ये 2 दूना के 4 कट जाएंगे। अब आप स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करोगे या रूट को उधर भेज दो, दोनों बात एक ही है, तो रूट गायब हो जाएगा इधर से और उधर चला जाएगा स्क्वायर, तो x प्लस 14 का स्क्वायर। अब क्या करो, इस कहानी को उधर भेजो तो इधर 0 बचा और उधर x प्लस 14 का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 14। अब हम ध्यान से देखें तो x प्लस 14 हमारा कॉमन है, क्या बचेगा, क्योंकि x प्लस 14 कॉमन है ना, तो इसमें स्क्वायर था तो एक x प्लस 14 बचेगा और माइनस का 3x बचेगा। तो अब ये वाले जो कहानी है ना, इसको भी हम इधर लिख सकते हैं, तो x प्लस 14 है हमारा और इसमें हमारा x और ये 3x का कैलकुलेशन माइनस 2x बनेगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस है और प्लस 14 बराबर 0। ठीक है जी। अब हम ये कह सकते हैं कि ये 0 होगा चाहे ये 0 होगा, तो x प्लस 14 इजकल टू 0 या फिर माइनस 2x प्लस 14 0, माइनस 2x प्लस 14 इजकल टू 0। अब यहाँ से अगर हम 14 को उधर भेजें तो x बराबर माइनस 14 होगा, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है और x एक लेंथ था AQ का, इसीलिए अब यहां से देखते हैं तो माइनस 2x बराबर हो जाएगा, 14 को उधर भेजें तो माइनस 14, माइनस माइनस कट गया और x का वैल्यू 2 से 14 कटेगा 7 बार में, तो x का वैल्यू 7। तो इस तरह से ये पॉसिबल है, ये पॉजिटिव है। तो अगर x का वैल्यू अगर 7 आ गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये भी 7 है। तो आपसे पूछा था AB और AC का लेंथ, तो AB का लेंथ तुम्हारा क्या होगा, A से B x और प्लस 8, तो x प्लस 8 का मतलब हुआ कि ये 7 है तो 8 7 15 सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर आपसे AC पूछा है तो AC का लेंथ होगा आपका x प्लस 6, तो x का वैल्यू आया है 7, तो 7 और 6 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोनों का आंसर आ गया है। ठीक है जी। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ध्यान से समझिएगा, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये AB का अपोजिट साइड कौन हुआ, CD, और AD का अपोजिट साइड कौन हुआ, BC। तो कह रहा है कि जो अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है और वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, यानी कि सर्कमस्क्राइब कौन है, क्वाड्रिलेटरल, किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। तो यानी कि सर्कल अंदर है और क्वाड्रिलेटरल बाहर है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है जी। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि अपोजिट जो साइड है ये वाला इस साइड, तो ये वाला जो साइड है सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगा, तो फिर ये वाला साइड भी हमारा सेंटर पे एक एंगल बनाएगा। तो अगर इसे x मानते हो और अगर इसे y मानते हो तो ये प्रूफ करो कि x प्लस y जो होगा वो 180 डिग्री होगा। और अगर AD को अपोजिट साइड मानते हो तो ये एंगल तुम्हारा W हुआ, और BC को अगर इसके अपोजिट मानते हो क्या है ही अपोजिट, तो ये अगर Z हुआ तो आप ये प्रूफ करो कि W प्लस Z का जो वैल्यू होगा एंगल का वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। कैसे प्रूफ करें, कैसे प्रूफ करें, सोचो। सबसे पहले तो ये कह सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, क्योंकि तुम्हें पहले ही से मालूम है कि अगर एक सर्कल होता है और एक बाहर से हम दो अगर लाइन खींचते हैं तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है और सेंटर से अगर हम ज्वाइन कर देते हैं इसको, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो कॉन्ग्रुएंट होता है तो ये एंगल को बराबर होना पड़ेगा। तो अगर आप इसे 1 बोल रहे हो तो इसे भी 1 होना पड़ेगा। उसी तरह से ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन किए हो, तो इसका मतलब ये एंगल अगर आप 2 बोल रहे हो तो ये भी एंगल आपका 2 ही होगा, क्योंकि सारी कहानी वही है। बाहर से टेंजेंट खींचे, दो सेंटर को ज्वाइन कर दिए, रेडियस को मिलाओ चाहे नहीं मिलाओ, ये एंगल तो ये बराबर होगा ही ना। तो हम अगर यहाँ से रेडियस को नहीं भी मिलाए तो भी हम ये कह सकते हैं कि एंगल बराबर होगा। ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा।
फिर बाहर से फिर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सेंटर को ज्वाइन किया गया है, तो ये एंगल अगर 4 होगा तो ये भी एंगल 4 होगा। इसका मतलब एक क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये जानते हैं हम। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। तो अब ए का वैल्यू लिख सकते हो तुम 4 यानी कि 2 ऑफ एंगल 4। उसी तरह से एंगल बी का वैल्यू लिख सकते हो 2 ऑफ एंगल 1, सी का वैल्यू लिख सकते हो 2 ऑफ एंगल 2 और डी का वैल्यू लिख सकते हो 2 ऑफ एंगल 3। 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लिए तो एंगल 4 बचा, एंगल 1 बचा, एंगल 2 बचा और एंगल 3 बचा। ये 360 होगा और ये जो 2 कॉमन था उसको हम इधर के डिवाइड में भेज दें तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। अब ध्यान से समझना हमारी बात को, ध्यान से समझना। अब ट्रेंगल आ जाओ इसमें ओ ए बी में, है ना, लिख दो इन ट्रेंगल ओ ए बी। अगर ओ ए बी एक ट्रेंगल है तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो ओ ए बी में क्या बन रहा है, एक एक्स बन रहा है, एक 4 बन रहा है और एक एंगल 1 बन रहा है। ये हमारा 180 डिग्री होगा। अब ये कह सकते हैं कि ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आरएचएस बराबर है तो एलएचएस बराबर होगा। तो एलएचएस में क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये किसके बराबर होगा, तो एंगल x प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 के बराबर होगा। तो यानी कि 4 एंगल 4 से कट जाएगा क्योंकि बराबर के उधर है, और एंगल 1 एंगल 1 से कट जाएगा। तो यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल x जो है वो बराबर हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। एंगल x बराबर हो गया एंगल 2 प्लस 3 के। उसी तरह से अगर हम ट्रेंगल दूसरा कंसीडर करें, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो हम यहीं पे लिख देते हैं इस चीज़ को कि एंगल x हमारा बराबर आ चुका है एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। ठीक है जी, ये आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे हमको जगह बच गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, और एक ट्रेंगल लेंगे, कंसीडर ट्रेंगल OBC। तो हम लिखेंगे फिर से एंगल Z, या फिर OBC कंसीडर ना करो, सामने वाला कंसीडर करो, ODC। क्या कर लो आप, ODC कर लो। तो ODC अगर लोगे तो इसमें लिखोगे y प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 2, y प्लस 3 प्लस 2, इसको क्या लिखोगे आप, 180 डिग्री। फिर इसको 3 मान लो, तो कहो फ्रॉम 1 एंड 3, क्योंकि 1 में और 3 में आरएचएस 180 है। तो फिर बराबर करते हैं एलएचएस को, यानी कि एंगल 4 देख पा रहे हो भाई, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल y, या यहाँ पे जगह है, बराबर एंगल y, है ना, एंगल y प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा एंगल y जो है इधर का बच जाएगा 4 और 1, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो यानी कि हमको यही ना प्रूफ करना था कि x प्लस वाई हमारा 180 डिग्री होगा। यानी कि x का वैल्यू यहाँ से आप इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5 अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी कि एंगल x प्लस एंगल y को जोड़ दिया जाए, तो हमारा बन जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4, क्योंकि y में हमारा 1 4 है और x में हमारा 2 प्लस 3 है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3। यानी कि ये पूरा कवर हो गया यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से 4 1 2 3, 4 1 2 3, और 4 1 2 3 का वैल्यू 180 पहले ही से आया हुआ है। ये लिख सकते हैं फ्रॉम 1। कहाँ से हम इसका वैल्यू 180 लिखे हैं, तो फ्रॉम 1 से। तो हमको यही प्रूफ करना था कि x प्लस वाई का वैल्यू 180 डिग्री हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब अगर x प्लस वाई का वैल्यू 180 डिग्री प्रूफ हो गया तो एक पूरा कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होता है, पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो x और y अगर हो गया है 180 तो w और z भी हो जाएगा 180 डिग्री, प्रूफ। ब्रैकेट में लिख लोगे कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आपका 10.2 भी कंप्लीट कर दिया।
अब इसमें लास्ट में एक समरी करके दिया है कि इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट। पहला लिखा है कि द मीनिंग ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, हमने एक सर्कल पर टेंजेंट क्या होता है इसका मतलब हमने समझा। दूसरा लिखा है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि अगर एक सर्कल है, अगर उसके किसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टेंजेंट खींचा जाए तो वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, ये सीखा। तीसरा, द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो हमने तो ये सारे खत्म ही कर दिए, तो सर्कल का ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया है। अब आगे सर्कल में एक कंस्ट्रक्शन भी है, तो कंस्ट्रक्शन को भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज यहीं पे सर्कल का ये वाला पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। एक वीडियोस और भी बनाएंगे हम जिसमें सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, बाद में जब टर्म 2 का एग्जाम 1 महीना पीछे रहेगा तब, ठीक है। तब तक आप वेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस और अपना बना सकते हैं। और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8709468966 पे भेज सकते हैं। उस समय उस वीडियो में आपका क्वेश्चन भी मेंशन रहेगा। या अगर जल्दी सॉल्यूशन चाहते हो तो आपको कमेंट करना होगा इस वीडियो के नीचे कि सर ये वाला क्वेश्चन आप बता दो, तो वो वीडियोस हम तुरंत बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंट टाइम टू मी फॉर ब्राइट योर फ्यूचर। थैंक यू सो वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये तो बिल्कुल ना भूलें, है ना, क्योंकि इसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और हम आप लोग के लिए वीडियोस बनाते हैं, है ना। अब वीडियोस बनाए, आप 5 व्यू आए, 10 व्यू आए, तो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता, उस एनर्जी के साथ नहीं बन पाता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि मोटिवेशन मिले और उसमें हम लोग पूरी एनर्जी डाल के आपको वीडियोज़ बनाएं। थैंक यू वेरी मच।